हमारी साथी ने आपके बीच में वो पर्चा भी दिया होगा, तो आप लोग इसको एक बार देखिएगा। इसीलिए मैं संक्षेप में ही कुछ बात रखूंगी, सारी बातें लगभग आ ही गई हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य और वो इससे जुड़ा हुआ है, मैं बताऊंगी कि किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो उस पत्र को पढ़ के भी, पत्र को पढ़कर भी आप लोग बताइएगा कि उसमें और हम लोग क्या ऐड करें, क्योंकि समानांतर वैकल्पिक मीडिया को तैयार करने की बात हो रही है और सभी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मैं कुछ पॉइंटेड बात रखती हूँ, और खास तौर से महिलाओं के एंगल से हमारी ही साथी मोनिका ने जो बात रखी थी कि कैसे, देखिए राष्ट्रवाद पर बात हो रही है तो अंध राष्ट्रवाद, और अगर अंध हटा भी दिया जाए, सिर्फ राष्ट्रवाद कहा जाए तो अभी बवाल हो जाएगा, लेकिन उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जब पूंजीपतियों का कोई राष्ट्र नहीं है तो सर्वहारा मजदूर और नागरिकों का कौन सा राष्ट्र है? साम्राज्यवाद और वित्त पूंजी तो इस कदर आगे बढ़ चुका है कि वो तो किसी राष्ट्र और किसी चौहद्दी और किसी चीज का वो तो है नहीं उससे बंधा हुआ। तो जब वो नहीं बंधा हुआ है तो हमारा कौन सा राष्ट्र? लेकिन यहीं पर दूसरी बात हो जाएगी, आप जानते हैं कि ये सब बोलना कितना खतरनाक हो जा रहा है, राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, क्या 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 क्या। लेकिन ध्यान से सोचिए कि जब लेनिन साम्राज्यवाद पर किताब लिख रहे थे, पूंजीवाद की चरम अवस्था जैसी किताब लिख रहे थे, तब उन्होंने उसको रेखांकित किया था। बाकी बहुत सी चीजों को रेखांकित किया, साम्राज्यवाद को नए सिरे से उन्होंने व्याख्यायित किया। आज भी हमें उस किताब को पढ़ने की जरूरत है कि वो कौन कौन से ठोस पॉइंट्स हैं जो लेनिन ने अपने जमाने में, काफी वक्त बीत गया, उस वक्त उन्होंने पॉइंट किया, रेखांकित किया। आज दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, तकनीकी रूप से तमाम चीजों के माध्यम से दुनिया बहुत आगे जा रही है। साम्राज्यवाद का भी रूप बहुत कुछ बदला है, बहुत सारी पर्दे आ गई हैं। इसी अर्थ में हमें समझना चाहिए कि औपनिवेशिक काल में, अभी साथी पीछे बोलकर जो गए हैं, उसी में से एक बात कहूंगी कि उस वक्त जब राष्ट्रवाद की बात हो रही थी, तब उसका एक जरूरी कारण था। औपनिवेशिकता में तमाम देश पिस रहे थे और उनको एक राष्ट्रवाद जैसी मजबूत अवधारणा की जरूरत थी। टैगोर ने राष्ट्रवाद पर किताब लिखा, बाकी और कई सुधारकों ने, खुद लेनिन वगैरह ने भी राष्ट्रवाद के दूसरे स्वरूपों पर बात की, और राष्ट्रवाद के आधार पर औपनिवेशिक काल से जूझने के लिए, ब्रिटिशर्स से जूझने के लिए तैयार हुई, अलग अलग देशों की पीढ़ियां तैयार हुई। लेकिन आज आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद का वो जो लाइन है वो ब्लर हो गया है। अब राष्ट्रवाद की लड़ाई नहीं है, ये तो छद्म राष्ट्रवाद है, ये बनाया गया है। राष्ट्रवाद जैसी चीज आज क्या बन सकती है? वित्त पूंजी के दौर में कौन सा राष्ट्र, कौन सा देश? और याद कीजिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की वो कविता, आप लोगों ने बहुत प्रसिद्ध कविता है, पढ़ा ही होगा, अपना क्या। तब जब वो एक दलित की हैसियत से, दलित के नजरिए से लिख रहे हैं कि हल पर मूठ हमारी और फसल ठाकुर की, और बाकी कौन सी चीज हमारी और फसल ठाकुर की, तो फिर अपना क्या? कौन सा देश, कौन सा शहर, कौन सा गांव, अपना क्या? तो यानी उत्पादन के साधनों पर वो एक सामंती परिवेश के आधार पर सोचें तो बैल जो है वो साधन है, या खेत जो है वो संसाधन है। सारी चीजें उससे उपजी हुई चीज पर जो मिल्कियत है वो उनकी है, तो अपना क्या? तो वो उस नजरिए से उस कविता को पढ़ना चाहिए। तो जब हमारी वो चीज नहीं है, और आज तो बिल्कुल ही स्पष्ट क्लियर है, औपनिवेशिक काल में तो क्लियर नहीं भी थी और एक जरूरत थी राष्ट्रवाद की। तो ये जो राष्ट्रवाद का एक नया तरीके का मुलम्मा चढ़ाया गया, और एक जमाने में भी महिलाओं का इस्तेमाल राष्ट्रवाद के लिए बहुत तेजी से हुआ। चूंकि मैं उस संगठन के आधार पर भी वो बात रखना चाहती हूँ कि हमें इस नजरिए से सोचना चाहिए कि समाज के सबसे हाशिए के वर्गों, हाशिए के जो समुदाय हैं, चाहे वो आदिवासी हो, महिलाएं हो, दलित हो, और भी जितने तरह से हाशियाकृत किया हुआ जो समाज है, उसका उपयोग ये जो छद्म अंध राष्ट्रवादी करते हैं वो पहले भी करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। और याद रखना चाहिए कि जब राष्ट्रवाद पर शुरू में बात हो रही थी, तब भी एक ग्रेट डिबेट नाम की किताब है, राष्ट्रों का अपना अस्तित्व क्या होना चाहिए, क्या आज वो उतना ही प्रासंगिक हमारे रह गया है? कुछ मायनों में रह गया है। फिलिस्तीन अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, अपने राष्ट्र, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे कुछ ही एक मुद्दे रह गए, लेकिन अब राष्ट्र की अवधारणा पहले जैसी नहीं रह गई। तो किस तरह का राष्ट्रवाद, इस पर सोचना चाहिए। और अगर छद्म राष्ट्रवाद है तो उस पर कुछ ना कुछ वो बनाएंगे जो छद्म तरीके का होगा, और उसको बनाए रखने के लिए बाकी अपने साम्राज्यवाद को और उसको मुनाफे को खींचने के लिए कुछ ना
जिससे कि उस नशे में जो नागरिक है, जो जनता है, वो डूबी रहे। तो जब वहां से हम आते हैं तो मैं अपने ही देश का यहाँ का ही उदाहरण ले रही हूँ। ऑपरेशन सिंदूर की बात होती रहती है। आप लोगों ने भी देखा कितने तरीके से प्रत्येक समुदाय, संप्रदाय और जातियों की महिलाओं को मंच पर बिठाकर ऑपरेशन सिंदूर का पूरा कार्यक्रम कराया गया। सोफिया कुरैशी, मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं, 2-3 महिलाएं थी, उनको मंच पर बिठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के ये बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर को किसने सफल बनाया। तो इन महिलाओं ने सफल बनाया और उसके आधार पर एक नए तरीके का राष्ट्रवाद बनाया गया कि देश के लिए महिलाएं लड़ रही हैं, देश के लिए मुसलमान महिलाएं लड़ रही हैं, दलित महिलाएं लड़ रही हैं। मतलब महिलाओं का भी जो एक, महिलाओं का तो इन्हीं वजहों से तो पितृसत्ता थी, पितृभूमि वगैरह की जो बात हुआ करती थी, और उसी पितृसत्ता के भीतर इनको कैसे समेट दिया गया। इसलिए इस बात पर गौर करिए कि लगातार उस छद्म चीज को बनाए रखने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल सबसे बुरे तरीके से किया गया है। यूनिवर्सिटी में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं सही चीजों के लिए, फीस के लिए, लोकतंत्र के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए, उसमें सबसे ज्यादा एबीवीपी के जो छात्र हैं उनसे बढ़ चढ़कर सबसे ज्यादा महिलाएं जो है उनका उपयोग किया जा रहा है। और आजकल उनका नया चेहरा एक छोटी सी बच्ची मैथिली ठाकुर है, जिसका कि उपयोग राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति वगैरह वगैरह के नाम पर मीडिया भी कर रही है, और पार्टियां और ये जो सरकार है, सत्ता है, वो भी कर रही है। इसके अलावा भी आप देख लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लीजिए, तो वहां पर रूबिका लियाकत से लेकर मैं नाम क्या बोलूं, आप लोग जानते होंगे कि वो किस तरह की भाषा, महिला विरोधी भाषा भी बोलती हैं। तमाम चीजें घटित हो जाती हैं, वो नहीं बोलती हैं। मणिपुर की घटना हो जाती है, वो नहीं बोलती है। तो ये एक बहुत ही शातिर तरीका है इस तरह के राष्ट्रवाद को रचने का कि उनके खिलाफ मैं हाशिए के वर्गों को ही खड़ा कर दूं, आदिवासियों को भी खड़ा कर रखा है। आप जानते हैं कि गोधरा का कांड जब हुआ था उसमें बड़ी संख्या में आदिवासी नवयुवक थे जो उसमें भागीदार रहे। इस तरह से ये इन वर्गों को उठाकर भी इस तरह के राष्ट्रवाद को रचने की कवायद की जाती है। और मैं एक और बात कह करके इस छोटी सी बात ये कहूंगी कि 1980 के दशक में आनंद स्वरूप वर्मा ने प्रभाष जोशी को लेकर एक लेख लिखा था। उस लेख का नाम था मीडिया का अंधा युग। 80 के दशक में लिखा था। और प्रभाष जोशी बड़े ही सेक्युलर, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील किस्म के संपादक माने जाते थे। जनसत्ता बहुत पढ़ा जाता था, अखबार काफी चर्चा हुआ करती थी, और नामवर जी भी उनको काफी, नामवर सिंह उनके साथ ही थे। तो बाकी वो माहौल था उस वक्त का। लेकिन आनंद स्वरूप वर्मा का वो लेख पढ़ना चाहिए, मिल जाएगा कहीं ना कहीं उसका पीडीएफ भी, कि मीडिया का अंधा युग उसी वक्त से वो रेखांकित कर डालते हैं कि ये जो चेहरा आज फासिज्म के इस रूप का हम देख पा रहे हैं, उसका स्वरूप खड़ा करते हैं, वहीं से हो जाता है। प्रभाष जोशी को के बारे में वो लिख रहे हैं। अगर हम बारीकी से उस लेख को पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा चलेगा कि इसकी तैयारी कैसे कैसे इन्हीं जो सेक्युलर कहे जाने वाली पार्टियां हैं उनके भीतर ही शुरू हो जाती है। और फिर इसके बाद जब दूसरे तरह के कट्टरपंथ उभरता है तो हम कहते हैं कि जो बचा खुचा लोकतंत्र भी है उसको ही बचाने के लिए चलिए फिर उन्हीं को ले आते हैं, और ये चलता रहता है। जब एक तरह की चीज आती है तो उसको लिखने पोतने के लिए दूसरी तरह की चीज आ जाती है। तो ये उस लेख को मैं याद दिलाना चाहती थी कि आप लोग भी उस लेख को पढ़ें और समझें कि उत्पीड़ित राष्ट्र क्या होता है, उत्पीड़क राष्ट्र क्या होता है, और राष्ट्र की अवधारणा आज वो नहीं रह गई है जो एक जमाने में थी। और इसलिए राष्ट्र जैसी कोई चीज जितनी बनाई गई है उतनी नहीं है, और ऐसी चीजों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल महिलाओं का, दलितों का, शोषित वर्गों का किया जा रहा है, यहाँ तक कि मजदूरों का किया जा रहा है। तो उनकी, और एक अंतिम पॉइंट बात ये रख देती हूँ। अभी बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि अक्टूबर क्रांति परसों थी, उसको हम लोगों ने अपने अपने तरीके से याद नहीं किया। लेकिन आप देखिए कि उस जमाने में लेनिन ने कहा था कि प्रिंट मीडिया और फिल्मों पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया, क्योंकि अभी धीरे धीरे फिल्में आ रही थी, अभी मेन स्ट्रीम में वो नहीं थी। तो उन्होंने नई तकनीक को पहचाना और कहा कि पर्चा जो होता है वो एक बड़ी ताकतवर चीज है, पत्रिका एक बहुत ताकतवर चीज है। इसका को उन्होंने जब निकाला था, उस जमाने के लिए प्रिंट मीडिया और पत्रिका और पर्चा वगैरह बहुत ताकतवर चीज है। आज उस रूप में वो ताकतवर चीज नहीं है। तो हम उस इतिहास को ग्लैमराइज करके सिर्फ उस सुनहरे पन्नों में खोए रहने का समय ही नहीं है, उन्हें याद करके उससे नए सबक, नई तकनीक को पहचानने का समय है। अभी साथी रामजीत सिंह बोल रहे थे कि
कि ठीक है छोटी पत्रिकाओं का हम लोग भी कहते हैं कि गर्व तो मुकाबिल तो अखबार निकालो, अकबर इलाहाबादी बोल गए हैं, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, गर्व तो मुकाबिल तो अखबार निकालो। अगर आपके सामने इतनी बड़ी ताकत खड़ी हो गई है तो आप छोटी चीजें निकाल करके आप उसको किरण की तरह जगह जगह वो कर सकते हैं। लेकिन हम इस रास्ते को हम जानते हैं, जो डायलेक्टिक्स को पढ़ते हैं, जो मटेरियल कंडीशंस को जानते हैं। माओ ने भी कहा था अपने संगठनों में बुद्धिजीवियों को बड़ी से बड़ी संख्या में इन चीजों में शामिल कीजिए। बहुत सारे विचारकों ने इस बात को कहा। तो आप देखिए कि जो हम इस चीज को जानते हैं उसी के भीतर से एक नई चीज पैदा होती है। प्रेस का जब निर्माण हुआ था भारत में, अंग्रेजों ने अपने लिए किया, लेकिन तमाम विचारकों और साहित्यकारों ने उसी प्रेस को अपने लिए भी इस्तेमाल किया। प्रेमचंद पर रोक लगाई गई, कितने लेखकों की किताबों को प्रतिबंधित किया गया, लेकिन छपी को किताबें और कई लोगों के बीच, जबकि प्रेस उनकी बनाई हुई चीज थी गुंडनबर्ग से। अब अगर वो पूंजी के हाथ में है, रील्स, फेसबुक वगैरह वगैरह, तो वो उनके हाथ में तो है ही। हम सभी जानते हैं कि हमारी रीच ही खत्म कर देंगे, कम कर देंगे। इसके बावजूद वही हमारा साधन है। प्रिंट मीडिया को बेस बनाने के बावजूद अगर हम टेक्निकल तरीके से उस दुनिया में नहीं गए तो हम इस साम्राज्यवादी ताकत से बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। और ये कहना भी बुद्धिमानी हमारे हिसाब से हम लोगों के लिए नहीं होगी कि हम जो है उस चीज को ही आजमाते हुए आज की चीज को ना अपनाएं। हमारी छोटी ताकत है तो हम इसी को लिए चलेंगे, इसी के पीछे हो जाए। नई तकनीक को अपनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हम अब ये उपदेश नई पीढ़ी को नहीं दे सकते कि बेटा तुम लोग जो है दिन भर मोबाइल और रील मत देखो, क्योंकि उद्देश्य से जो है वो नई पीढ़ी नहीं सुनेगी। उसकी अपनी मटेरियल कंडीशन उसको आपके पास लेकर आती है, सही चीज उसको आपके पास लेकर आती है। कभी भी हम उसको इस आधार पर नहीं जोड़ सकते, ना आगे बढ़ा सकते। उनकी कंडीशन ये है कि रोजगार नहीं मिल रहा। जेंजी चाहे जिस रूप में उभर रहा हो, स्वतःस्फूर्त उभर रहा हो कि भटक गया हो, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना कि उसके वो कहीं परेशान है। और जेंजी भी एक नहीं है, वो भी वर्गीय है। कौन सा जेंजी? मालिक वर्ग वाला जेंजी या मेहनत कश वाला जेंजी? कौन सा वर्ग उभर रहा है? तो अगर वो उभर रहा है तो एक तो बात है। और अगर हम इस मीडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खासतौर से रील, शॉर्ट्स और इस तरह के वैकल्पिक मीडिया की ताकत को नहीं समझेंगे तो आपके सामने ममदानी की जीत, जो कि जिसके एजेंडे कोई बहुत बड़े एजेंडे नहीं है, वो बहुत पहले आपको दिए जा चुके हैं। क्लच की सुविधा से लेकर के यातायात, सामुदायिकता, ये सारी चीजें 1917 में सब कुछ मिल चुका था, जिसको क्रश कर दिया गया। उन्हीं एजेंडे के आधार पर महिलाएं और मेहनत कश वो ममदानी को खड़ा करती हैं और वो किस तरह से उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो क्या ये सीखने की बात नहीं है? हम मैं नहीं कहती कि ये माध्यम ठीक नहीं है, लेकिन इस माध्यम से आगे बढ़ करके उस टेक का इस्तेमाल करके इसी पूंजीवादी रास्ते बनाई हुई चीज को अपने लिए इस्तेमाल करने का तरीका हमें सीखना पड़ेगा। वही हमारा वैकल्पिक मीडिया होगा। और आज हमारे पास मेहनत कश समाज का एक भी मीडिया नहीं है। कुछ साथियों से हम लोगों की बात हुई, उन लोगों ने लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी कि कम से कम इतने करोड़ तो उसमें चाहिए, जबकि इतनी की जरूरत नहीं है। बहुत सी चीजें अब आपके पास ऐसी हैं जिसको आप ऐसे भी सीख करके धीरे धीरे खड़ा कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ इकट्ठा करके एक ही मीडिया सारे लोग मिलकर के चला सके, जिसमें कि सारे समाचार, सारी चीजें मेहनत समुदाय की उनकी समस्याएं उनसे बात कराए, तो एक वैकल्पिक मीडिया हमें जरूरत है आज के समय में। वही एक मीडिया भी मेन स्ट्रीम मीडिया को मात देने में हो सकता है, कारगर हो सकता है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी से भागना, पुराने इतिहास को हम याद करेंगे अपने उस चीज के लिए कि हमने ये चीज करके दिखाई थी एक समय पर, आज उसे खत्म किया गया है। और जैसे लेनिन ने अपने समय की सबसे अग्रणी तकनीक को पहचाना था, आज हमें उस अगली तकनीक की ताकत को पहचान कर उन्हीं की बनाई हुई मीडिया की तकनीक को अपने लिए इस्तेमाल करने का तरीका सीखना होगा। और तभी युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ेगी। युवा पीढ़ी परेशान है, आगे आने वाले समय में और परेशान होगी। वो कहीं ना कहीं इधर उधर जाएगी, भटकेगी। आपके पास सही जवाब नहीं होंगे, सही तरीका नहीं होगा, तो वो कभी नहीं अपनी चीजों को पहचान और समझ पाएगी, न जुड़ पाएगी। मुक्तिबोध ने एक कविता में कहा था कि तुम उनके सवाल नए हैं और तुम्हारे जवाब हमेशा पुराने हैं। उनके सवालों को एड्रेस करना हमें सीखना होगा और वही हमारी असल ताकत होंगे। महिलाएं, स्टूडेंट, सबको मेहनतकश मजदूर जो हमारी अगली ताकत है, उनके साथ जोड़ने के लिए हमें एक वैकल्पिक मीडिया की जरूरत है। और अगर इस पर कभी बात होगी आगे
अखबार के माध्यम से मैं प्रस्ताव रखूंगी कि तमाम लोग जो तरह तरह के संगठनों में शामिल हैं और काम कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, अगर हमें आपस में कुछ इस तरह से इकट्ठा करके एक मीडिया तैयार करें तो सब उसमें शामिल होंगे। हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तकनीक को जानते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं अपनी मेहनत के माध्यम से। एक भी मीडिया अगर हम सब की तरफ से तैयार हुआ सोशल मीडिया के तहत, वेबसाइट्स के तहत, तो उसमें बहुत सारी ये सारी बातें हमारी जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।